नेपाल में एक बड़ा प्रोटेस्ट कर जेनजी ने एक बार फिर ऐलानिया अंदाज में ये बता दिया है कि उसे छपरी और लापरवाह कहना बंद कीजिए। उन्हें अपनी ज़रूरतों का पता है, देश की भी और समाज की भी, और इसके लिए वो हमेशा तैयार हैं। ज़रूरत आपको अपना नज़रिया बदलने की है और इसी जेनजी ने नेपाल में सरकार गिरा दी है। तो आइए जानते हैं क्या हुआ। सितंबर 2025 में नेपाल सरकार ने 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब को प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि ये सरकारी पंजीकरण के लिए अयोग्य थे। और ये कदम युवाओं में एक बड़े स्तर की नाराज़गी को जन्म देने वाला रहा, क्योंकि ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन या फिर एक सिंपल बैन का नतीजा नहीं था। इसके पीछे एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड करप्शन का बड़ा हाथ था। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी इससे रिजाइन दे दिया था और जैसे ही उन्होंने इन ऐप्स को दोबारा रीस्टेट कर दिया, फेसबुक को, सोशल मीडिया ऐप को, तो उसके बाद भी लोगों का गुस्सा नहीं रुका, क्योंकि जहां पर मेन मीडिया चुप हो जाता है वहां पर सोशल मीडिया ही मुद्दों को सामने खड़ा करके सच्चाई से दिखाने के लिए काम आती है। और अगर इस पर ही रोक लगा दी जाए तो ऐसे में लोगों का ये आक्रोश तो बिल्कुल जायज़ है। जेनजी नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसकी शुरुआत होती है और यहाँ तक कि सरकार को भी जाना पड़ता है। युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला और सत्ता के लंबे समय तक चले भ्रष्टाचार का तूफानी प्रक्रिया माना। प्रदर्शन की शुरुआत होती है 8 सितंबर 2025 से, जब हामी नेपाली नाम के एनजीओ ने इसे शुरू किया था। कई युवा, खासकर स्कूल और कॉलेज के छात्र, मैती घर मंडाना होते हुए संसद भवन की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने नारे लगाए जैसे स्टॉप करप्शन, नो सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंट वॉइस इज अवर राइट। और इनकी आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस ने टीयर गैस, रबर बुलेट्स और वाटर कैनन्स जैसे उपकरणों का उपयोग किया। कई जगहों में सुरक्षा बलों ने लाइव फायरिंग भी की, जिससे कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और 400 लोग घायल हो गए। मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। ये किस तरह की तानाशाही है? ये खबर फैलती है जनता में और लोगों की भीड़ उमड़ जाती है और सड़कों पर युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। विनाश और राजनीतिक हलचल, कई सरकारी भवन जैसे संसद, राष्ट्रपति कार्यालय आग के हवाले कर दिए जाते हैं। देश में कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं रुकती। सैन्य बल को सत्ता बहाल करने के लिए लागू किया जाता है। प्रधानमंत्री ओली की भूमिका बढ़ते दबाव और हिंसा के बीच प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनकी भूमिका देखरेखकर्ता के रूप में बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया। साथ ही प्रतिनिधि सभा का विघटन और नया संविधान लागू करने की मांग उठी। आशा और चेतावनी का भाव, युवा वर्ग सचमुच परिवर्तन की चाह रखता है, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी लोकतंत्र की। लेकिन हिंसा ने चेतावनी दी है कि संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रास्ते नहीं होने से तख्ता पलट हो जाएगा। अब बात इस हद तक बिगड़ चुकी है कि प्रधानमंत्री के घर पर आग लगा दी है, पार्लियामेंट में भी आग लग चुकी है और फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर जूते मारे गए हैं। और इसी इंसिडेंट में एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आई है। मिंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जलानाथ खनक, पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की इस इंसिडेंट में डेथ हो गई। अभी यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है इस प्रोटेस्ट के पीछे का? क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन है या इसके पीछे के कारण बहुत ज़्यादा बड़े और गहरे हैं? इस प्रोटेस्ट के होने के पीछे सबसे बड़े कारण की जो बात की गई है मीडिया में, वो है सोशल मीडिया बैन। लेकिन ये तो बस एक चिंगारी है जिसके पीछे और भी बहुत सारे बड़े और गहरे कारण हैं, जैसे कि करप्शन, सरकार की मिसगवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और नेपाल में बैठी सरकार के द्वारा किया जा रहा नेपोटिज्म। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पर आते हैं। नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाने और लोकल प्रेजेंस स्टेबिलिटी करने के लिए कहा गया। सरकार ने 5 बड़े पब्लिक नोटिस भी दिए बाद में, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। और जिन्होंने करवाए उनमें से एक बड़ा ऐप था चीन का टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी रजिस्ट्रेशन के प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की अनुमति दे दी थी। फिर इसी साल 28 अगस्त की बात है, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहती है कि 3 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज ने ऐसा नहीं किया और वो देश से बैन हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और भी बहुत सारे, लेकिन एक्सेप्ट टिकटॉक।
प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार ने ये इसलिए किया ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज़ दबा सके। मीडिया में बहुत सारे वॉइस और वीडियोस वायरल हो रहे थे जो सरकार के करप्शन और नेपोटिज्म को दिखा रहे थे। सरकारी मंत्रियों ने नेपो किड्स और उनकी लेविश लाइफ को एक्सपोज करते हुए पूछा कि जहां अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, वहीं बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे बाहर जाकर इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जी रहे हैं। नेपाल के युवाओं में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर गुस्सा है। ये महज एक सोशल मीडिया बैन प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। सोचकर देखिए, हर 5 में से एक नौजवान नेपाल में बेरोजगार है। यहाँ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है और लोगों को जॉब्स के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो जैसे पहले भी मेंशन किया गया है कि बाहर भी उनको केवल मेनियल जॉब्स ही मिलती है। हालत इतनी खराब है कि लोग रोजगार के नाम पर रूस या यूक्रेन वॉर में लड़ने चले जाते हैं। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार फेब 2024 तक नेपाल के बहुत सारे युवाओं को केवल कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद रशिया में सेना की फ्रंट लाइन पर लड़ने भेज दिया। तो इन हालातों को देखकर भी नेपाल के पॉलिटिशियन को थोड़ी सी हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। नेपाल के पॉलिटिशियंस के बच्चे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल फ्लेक्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह आवाज़ उठने लगी है कि #NepoKids और ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स वायरल हो रहे हैं जिसमें बस कंपैरिजन दिखाया गया है नेपाल के आम लोगों की ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों में, और नेपो किड्स के द्वारा की जा रही लेविश लाइफस्टाइल के बीच। नेताओं के बच्चे जो डिज़ाइनर क्लोथ्स में घूमते हैं और लग्जरी कार्स चलाते हैं, तो इसी के बाद सही से नेपो किड्स और नेपो बेबीज ट्रेंड करने लगा। और यहाँ पर लिखा गया कि आम नेपालियों के बच्चे विदेश से कॉफिन से लौटते हैं और नेपो किड्स के बच्चे गुच्ची बैग के साथ लौटते हैं। इसके अलावा एक करप्शन ये भी है कि नेपाल में एक यूथ जो कि 70+ ओल्ड पॉलिटिशियंस से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, बारी बारी से सरकार बनाते हैं और सरकार से जाते हैं। इसी तरह मार्च में भी नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें ये कहा गया कि अब नेपाल का पब्लिक बनने का सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है और नेपाल को दोबारा से मोनार्की बनाना चाहिए। असल में बात ये है कि साल 2008 से पहले नेपाल का जो डेमोक्रेटिक सिनेरियो था वो ये था कि यहाँ मोनार्की थी, यानी कि सारी पावर जनता द्वारा चुने गए एक पॉलिटिशियन के पास नहीं थी बल्कि एक राजा के पास थी। इनके आखिरी राजा किंग ज्ञानेंद्र सिंह थे और इनको सत्ता से हटाने के लिए 2 बड़े मूवमेंट्स हुए थे, द डेमोक्रेसी रिवॉल्यूशन ऑफ 2006 एंड द माओइस्ट इंसर्जेंसी 28 में। 2008 को मोनार्की टोटली एबॉलिश कर दी गई और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया जाता है। नेपाल में दिक्कत ये है कि किसी भी पॉलिसी डिसीजन के लिए किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। तो ये सोचने वाली बात है कि नेपोटिज्म, करप्शन, इनइक्वालिटी के बीच में अगर सरकार अब सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दे तो लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन तो पीक पॉइंट पर पहुंचना जायज़ है। सोशल मीडिया बैन की वजह से नेपाल में जो थोड़े बहुत एम्प्लॉयमेंट के रास्ते थे वो भी बंद हो गए हैं। ये तो कोई बात नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को नेपाल में बैठे कुछ हुक्मरान कंट्रोल करते हैं और जनता को सिर्फ वही दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहते हैं। पर जहां पर सोशल मीडिया लोगों के लिए आवाज़ बनकर खड़ी हो रही थी, उसको भी नेपाल की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो ये मुद्दा सोशल मीडिया बैन से कई ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक चिंगारी थी। इसके पीछे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी और नेपोटिज्म जैसी बातें शामिल हैं।